इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ेंगे। अगर मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो शब्दों से ही निहित है कि मौलिक, फंडामेंटल और कर्तव्य होते हैं आपके पास ड्यूटीज़। अभी तक हमने देखा कि अगर बात करें आपके पास हमारे संविधान ने हमारे लोगों को, जैसे हम लोगों को कुछ राइट्स दिए हैं, अधिकार दिए हैं जिनको बोलते हैं फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। उसके साथ साथ सरकार को कुछ डायरेक्शन दी थी जिनको कहा था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये दोनों हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। ये भाग 3 में था दोस्तों संविधान के, ये भाग 4 में था। इन दिस क्लास वी विल बी स्टडिंग अबाउट मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, विच इज़ पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल की बात करें तो ये अनुच्छेद 51A से स्टार्ट होते हैं सारे, और एक एक करके विल सी की कौन कौन सा मौलिक कर्तव्य किस प्रकार से। इस क्लास में आप लोग क्या सीखेंगे ये एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तुमको इंट्रोडक्शन की जाएगी मौलिक कर्तव्यों से, क्या कारण रहा, क्यों ऐड किए गए। उसके बाद बताए जाएंगे कि कितने मौलिक कर्तव्य थे। स्टार्टिंग में जब लागू किए तब 10 थे, बाद में जाकर के एक ऐड हुआ। ये एक जो था ये किस वर्ष ऐड हुआ ये भी पूछा जाएगा, सॉरी ये भी बताया जाएगा। प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, क्या ये कानूनी रूप से एनफोर्सेबल है, क्या कानूनी रूप से एनफोर्सेबल हैं ये, ठीक है जी। महत्व और आलोचना, इसकी कुछ आलोचना भी रही है, इसकी इम्पोर्टेंस और इसकी क्रिटिसिज्म साथ में देखेंगे। और एक बात इसकी न्यायिक दृष्टिकोण कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय रहे हैं कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, वो कौन से थे, केसेस थे, बेसिकली उनको देख लेंगे एक बार। और लास्ट में एक क्वेश्चन है उसको तुम सॉल्व करते रहना। चलिए आज की क्लास में सबसे पहले बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की ज़रूरत क्यों पड़ी। साल था दोस्तों 1975-77। अब ये साल भारत के इतिहास में क्यों ज़रूरी है ये आप सभी को पता है, क्योंकि इस समय भारत में नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की थी बाय इंदिरा गांधी। जब नेशनल इमरजेंसी भारत में लगी तो उस समय की सरकार को शायद ऐसा लगा कि भारत के लोग जो हैं वो कुछ कर्तव्यों को वहन नहीं कर रहे हैं ना, कुछ कर्तव्य जो है वो सरकार चाह रही थी कि लोगों के ऊपर कुछ ड्यूटीज़ होनी चाहिए जो कि लोगों को माननी चाहिए। क्लियर हुआ। तो भारत में आपके पास मौलिक अधिकार तो थे ही थे, लेकिन कर्तव्य स्टार्टिंग में संविधान में नहीं लिखे गए थे। पहली बात तो ये, पहला क्वेश्चन तुम्हें ये स्पष्ट होना चाहिए कि भारत के संविधान जब बना था तब भारत के नागरिकों के ऊपर कोई भी मौलिक कर्तव्य नामक की चीज़ नहीं थी। इसे साल 1975 में उस समय की आपातकाल के दौर पे लाने का प्रयास किया गया बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। क्लियर हुआ। अगर बात करें दोस्तों संवैधानिक यात्रा किस तरह से रही, और संवैधानिक यात्रा का मतलब ये है कि उस संविधान में ऐड कैसे हुआ। ये मैंने कहा कि 1975-77 का ईयर था जिस समय इमरजेंसी रही, तो साल आता 1976। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कमेटी का गठन किया जिस कमेटी का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इस समिति को ये काम दिया गया कि भाई साहब जाओ और एनालाइज करो कि भारत में कौन कौन से मौलिक कर्तव्य जो हैं वो लोगों को दिए जाने चाहिए। ठीक है। एज़ पर डायरेक्शन स्वर्ण सिंह कमेटी ने काम करना स्टार्ट किया और अपनी सिफारिशें जो थी या अपनी जो थी रिकमेंडेशंस वो इन्होंने ला करके दे दी। 1976 में इन्होंने अपनी सिफारिशें दी, और उन सिफारिशों को लागू करने के लिए अब संविधान में कोई चीज़ ऐड होगी, कोई प्रोविज़न ऐड करोगे, ठीक है, तो आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। अब संविधान में अगर तुम संशोधन करोगे तो उसके लिए कौन सा संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 का। इस संविधान संशोधन को आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इतने फेरबदल हुए कॉन्स्टिट्यूशन में कि आज तक उतने फेरबदल हुए नहीं। तो नए एक छोटा सा नया संविधान काइंड ऑफ लिख दिया इस संविधान संशोधन ने 42वें ने। फिर चली कहानी। जब दोस्तों ऐड करने की बात आती है तो संविधान में आपको पता है कुछ आपके पास पार्ट्स होते हैं और आर्टिकल्स होते हैं प्रोमिनेंटली। अब कौन से पार्ट में ऐड करोगे, कौन से आर्टिकल में ऐड करोगे, तो ये कहानी क्या है, तो ये आपके पास इसका परिणाम ये हुआ, सिफारिशें दी और इनको लागू करवा दिया गया, संविधान संशोधन किया गया, और फाइनली जा करके संविधान का ये एक नया भाग जुड़ा, भाग 4A, और अनुच्छेद डाला इसमें 51A, जिसमें उस समय केवल 10 मौलिक कर्तव्यों की बात कही गई थी। तो जब स्टार्टिंग में जब इम्प्लीमेंट हुए तब भारत के मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन आज 2025 की बात करें तो भारत में मौलिक कर्तव्यों की
संख्या 11 है। अब ये 11 कब हुई? ये हुई साल 2002 में। उस समय की सरकार ने क्या किया, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया और भारत में एजुकेशन को एक और फंडामेंटल ड्यूटी के रूप में इम्प्लीमेंट किया। मतलब कहने का ये है कि सरकार को ये महसूस हुआ कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको स्कूल भेजना ये भी एक कर्तव्य है, और ये कर्तव्य उनके पेरेंट्स का। क्लियर हुआ? तो ये कर्तव्य जो था बाद में ऐड किया गया बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशन संविधान संशोधन ऑफ 2002। अगर बात करें अनुच्छेद 51A की, तो अब तो आपको पता चल चुका है कि इसमें 11 मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। संविधान का पालन करना। अब एक एक करके देख लेते हैं कि 51A सब क्लॉज ए में क्या है। ठीक है, 51A सब क्लॉज ए से हम जाएंगे 11 तक। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं आपके पास ए की बात करते हैं। तो 51A बात करता है, या सब क्लॉज ए बात करता है, संविधान का पालन करो और उसके आदर्शों को, संस्थाओं को, राष्ट्रध्वज को, राष्ट्रगान का आदर करना है। तो ये जितनी भी अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन और जितने भी हमारे पास नेशनल आइडेंटिटीज़ है हमारी, उनका क्या करो, उनका सम्मान करो। ठीक है, ठीक समझ गए मेरी बात को। नेक्स्ट अपने पास आता है बी। ये कह रहा है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को, ठीक है, को हृदय में संजोए और उनका पालन करें। जी, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन जो चला था 1857 से लेकर के 1947 तक, जो जितने भी भारत में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चले, तो उस समय के जो महान हमारे विचारक थे, उनके विचारों का क्या करो, आदर करो, उनका सम्मान करो। ठीक है जी। नेक्स्ट अपने पास क्या बोलता है, सी बोलता है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, सॉवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, उसको हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो ये आपके पास पार्ट सी है, ये आपका ड्यूटी है। ठीक है जी। उसके बाद डी, जो 51D बात कर रहा है, देश की रक्षा करें और आह्वान किया जाए कि राष्ट्र की सेवा कर, मतलब डी फॉर डिफेंस है ना, आपने क्या करना, भारत की रक्षा करनी। भारत की रक्षा के लिए जब जब तुम्हें बुलाया जाएगा भाई, आपको जाना है। क्लियर हुआ? आपको भारत की रक्षा के लिए जाना पड़ेगा। तो ये आपके पास 4 फंडामेंटल ड्यूटीज़ स्टार्टिंग की होगी। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े, आप अनुच्छेद 51A के पार्ट ई में पहुँचे। ये बोल रहा है कि भारत में सभी लोगों को समरसता और सम्मान, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जो है, भाईचारा बढ़ावा है। ठीक है, और आपने क्या करना है, आपने स्त्रियों का सम्मान करना है, और अगर मान लो स्त्रियों के विरुद्ध कोई प्रथाएं चली हैं, तो उन प्रथाओं का त्याग करो। ठीक है, ये आपकी ड्यूटी है, आपकी ये फंडामेंटल क्या है, ड्यूटी है। अब अगली जो आपके पास ड्यूटी आती है दोस्तों, वो आती है सार्वजनिक संपत्ति और सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। क्लियर हुआ? इसका आई बोलता है आप क्या करो, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ऐसा नहीं होता है कि तुम कहीं गए और वहाँ पे चल रहा है कोई स्ट्राइक। अब स्ट्राइक के ड्यूरिंग क्या किया, जैसे कि रिसेंटली हुआ, ठीक है, दिसंबर 2025 में लियोनेल मेसी भारत आए और उन्हें भारत लाया गया, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइज़र थे उनके द्वारा लाया गया, और जा कर के वो वेस्ट बंगाल में, जो वेस्ट बंगाल के बेसिकली लोग हैं, उनसे मिलने आए ग्राउंड में। और ऐसा कहा गया कि बहुत कम टाइम के लिए वो आए, मात्र 10 मिनट के लिए, और फिर चले गए। जब वो चले गए तो लोगों ने भारी पैसा दे करके टिकट्स खरीदी हुई थी। अब टिकट वसूलने के लिए देखा जा रहा है कि कुछ लोग उस स्टेडियम में जहाँ पे ये फंक्शन ऑर्गेनाइज था, वहाँ पे मैट्स उठा के चल रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग देखे जा रहे हैं कि वो स्टैंड ही तोड़ी जा रहे हैं। ठीक है, तो सार्वजनिक संपत्ति है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको क्यों तोड़ना है? तो ये आपके पास क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी आप लोगों की है ना, लेकिन लोग कर नहीं रहे, वो भी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ठीक है जी। अगला देखो, जे पे चलते हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना सतत। मतलब जे बोल रहा है कि आपने व्यक्तिगत जो पर्सनल डेवलपमेंट है ना, आपकी डेवलपमेंट जो ऑल राउंड होनी चाहिए। ठीक है, आप पढ़ो भी, आप पढ़ने के साथ साथ खेलो भी। ठीक है, आपको हर चीज़ का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो अपना जो आपका बेसिकली पर्सनैलिटी है उसको डाइवर्स करो। क्लियर हुआ? तो ये भी फंडामेंटल ड्यूटी में लिखा गया। अगला आता है आपके पास फंडामेंटल ड्यूटी के, और ये फंडामेंटल ड्यूटी के बोलता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों को, जितने भी बच्चे 6 से 14 वर्ष की आयु के हैं, उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। माता पिता अभिभावकों का ये कर्तव्य है भाई। क्लियर हुआ? तो ये कब ऐड हुआ था, ये जो कर्तव्य ऐड हुआ था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 2002।
इसलिए दिस वन इज़ न्यूली एडेड, ठीक है, ये तुम्हें उनको पता होना चाहिए। उसके बाद ये बीच में का गायब हो गया है ना, आगे पीछे हो गया करके, चलो कोई नहीं। उसके बाद देखो एफ, एफ बोलता है कि क्या बोलेंगे इसको, मतलब संस्कृति को और गौरवशाली परंपरा को के महत्व को समझें और उसका परिरक्षण करें। कंपोजिट है इसको ना, इंग्लिश में सही से कंपोजिट बोलते हैं, सामसिक, ठीक है, कंपोजिट। आपकी जो कंपोजिट कल्चर है, ठीक है, और इतना गौरवशाली परंपरा है, उसका तुमने महत्व समझना है भाई, और उसका क्या करना है, परिरक्षण करना, उसका प्रोटेक्शन करनी है। नेक्स्ट वी हैव जी, जी स्टैंड्स फॉर प्राकृतिक एंड पर्यावरण की क्षेत्र, बेसिकली तुमको यार एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। नेचुरल जितना भी एनवायरनमेंट है, चाहे वो कहीं तुमको फॉरेस्ट मिल रहा है, कहीं लेक मिल रही है, कहीं रिवर मिल रही है, तो कहीं, ठीक है, तो उनको सबका क्या करना, तुमने उनका रक्षा करनी है। अगला बोलता है एच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है, साइंटिफिक टेम्परामेंट अपने अंदर डेवलप करना है, ह्यूमैनिटी की ओर जाना भाई, ठीक है, और अपना जो नॉलेज बेस है उसको और सुधार करना है, ठीक है, सुधार की भावना करनी, और आपने हर समय निरंतर डेवलपमेंट की ओर रहना, ये भी आपका क्या एक फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करो अपने अंदर। अब ऐसा नहीं मानना है कि मान लो एक सूर्य ग्रहण लगा, ठीक है, सूर्य ग्रहण के टाइम ऐसा बोलते हैं कि खाना नहीं खाना है, या कुछ लोग बोलते हैं कि भाई छुप जाओ, उसको देखो ही ना जा करके, तो ऐसा नहीं करना है, क्लियर हुआ, क्योंकि आप लोगों को साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना है। आप लोगों को देखना है भाई बाहर निकल करके कि सूर्य ग्रहण होता ही यूँ है, राहु नहीं निकलता किसी को, ठीक है, वो क्या है, वो अब तुम समझ चुके हो क्या होता है वो, ठीक है। अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है, अर्थ और सन के बीच में, तो सूर्य का प्रकाश धरती पे नहीं पहुंच पाता, इसी कारण आपको धरती पे अंधेरा सा प्रतीत होता है, उसी को सूर्य ग्रहण कहते हैं, क्लियर हुआ। तो वो क्यों होता है वो अब हमको पता है, क्योंकि हमारे पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, क्लियर हुआ। तो आपने ऐसी परंपरा आज नहीं माननी, क्लियर हुआ, वेरी गुड। चलिए अब देखो यार, मौलिक कर्तव्यों की कुछ विशेषताएं हैं कि इनकी, है ना, तो एक बार देख लेते हैं कि ये नैतिक और नागरिक है। ये कर्तव्य नैतिक, जो स्वतंत्रता और आदर्शों का सम्मान, और नागरिक जैसे संविधान का सम्मान दोनों देती है, दे रही है ना ये। अब इसकी ये क्या है कि नॉन जस्टिसेबल है, मतलब देखिए बेसिकली अगर उन लोगों ने तोड़ा ना, तो उनके ऊपर ये कर्तव्य ऐसा नहीं कि जस्टिसेबल तुम जाओ और लागू करो, हाँ, लेकिन हमारे पास ना कुछ कानून हैं जो तुमको आगे बताऊंगा मैं, कुछ कानूनी हम लीगली एनफोर्स कर सकते हैं इनको, है ना, तो वो भी प्रावधान किया गया था, उसके लिए एक कमेटी का गठन भी किया था, वही बताएंगे, वर्मा कमेटी आगे आएगी वो, है ना। तो देखो यार, नॉन जस्टिसेबल है काइंड ऑफ, केवल नागरिकों के लिए हैं, बाहर का लोग आए उनके लिए नहीं है, केवल नागरिकों पर ही लागू होते हैं, और नागरिकों से ही उम्मीद रखी जाती है कि तुम ही करो, बाहर के बंदों से क्यों उम्मीद रखोगे। और इंडिया में बेसिकली नागरिक भी नहीं मान रहे इन बातों को, तो बाहर का इंसान तो क्यों ही मानेगा, क्लियर हुआ। अगर भारतीय परंपरा में निहित है ये कर्तव्य, भारतीय परंपरा जैसे कि कथाओं, धर्मों और प्रथाओं से प्रेरित है, क्लियर हुआ। तो हम लोग प्रकृति में रह करके, हम प्रकृति से, नेचर से हम जुड़े हुए लोग हैं, तो हमारा वो कर्तव्य है नेचर को प्रोटेक्ट करना। हम सभी धर्मों की क्या करते हैं, हम सभी धर्मों को एक समान समझते हैं, सहिष्णुता है हमारे अंदर, है ना। तो क्या करेंगे दोस्तों, वो सारे हमारे ही कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति से इंस्पायर्ड है, क्लियर हुआ। और उसमें कुछ ऐसी भी जो कि हमारी संस्कृति ऐसा नहीं है, देखो ब्लैक एंड वाइट रही है हमारी संस्कृति, कुछ वाइट है तो ब्लैक भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि सती प्रथा थी, महिलाओं को आज भी देखो तो उतना, महिलाओं को उतना जिस सामाजिक स्तर नहीं है जितना पुरुषों के कंपैरिजन में, है ना। महिलाएं अभी भी बहुत निम्न तबके में मानी जाती है, बहुत जगह पे कास्टिज्म बहुत ज़्यादा एरिया में। तो आप लोग देखो, ये भारत के ही इतिहास से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड हुई है, और आपको ये कर्तव्य वहन करने हैं, ऐसा आपका संविधान कह रहा है, और संविधान में लिखा गया है। अगली बात करें, गैर नियोजित होने के बावजूद ये महत्वपूर्ण क्यों। अब तुमको बता दी कि ये नॉन जस्टिसेबल है, पर यार फिर भी इंपॉर्टेंट है, क्यों है। अब ये देखो, नागरिकों के लिए अनुस्मारक हैं भाई, नागरिकों को उनके अधिकारों के साथ साथ देश और समाज के प्रति उनके दायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की याद दिलाते हैं, क्लियर हुआ। मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी में पढ़ा लूँ करके, क्लियर हुआ। राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों के विरुद्ध चेतावनी, अब उसमें लिखा गया था ना कि आपने देश की अखंडता, है ना, 51A किसमें लिखा गया था, 51A सब क्लॉज सी, इसमें लिखा गया था कि आपने सॉवरेंटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी को नुकसान नहीं करना है, ठीक हुआ। तो ये भी राष्ट्र की एकता को बढ़ाती है, या कोई राष्ट्र के विरुद्ध कार्यक्रम चला के बैठा हुआ है तो उसको भी थोड़ा वार्निंग की तरह काम करती है ना, कि ऐसा नहीं करना है, आपका कर्तव्य है बेसिकली। अनुशासन और प्रतिबद्धता का स्रोत है भाई, कानून कानून की संवैधानिकता के निर्धारण में सहायक करती है, न्यायालय के लिए
कानून की व्याख्या करने समय ये ध्यान में रखा जाता है। तो न्यायालय को हेल्प करती है इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी कानून, है ना जी। अब मौलिक अधिकार बनाम मौलिक कर्तव्य। देखो मौलिक अधिकारों की बात करें तो हमने इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये भाग 3 में वर्णित है भाई जी, और न्यायोचित है, जस्टिसेबल है। अगर मान लो आपके फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो आप डायरेक्टली कहाँ जाते हो, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट भी जा सकते हो अंडर आर्टिकल 226 226। लेकिन हाई कोर्ट जो है वो मना कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता भाई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ये आर्टिकल 32 है दोस्तों, ये खुद में ही क्या है, एक फंडामेंटल राइट है, जिसको बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये ऑलरेडी फंडामेंटल राइट है, क्लियर हुआ। तो सभी व्यक्तियों पर लागू होता है। इसमें से कुछ अधिकार आपके फॉरेनर्स को भी दिए गए हैं, है ना, पता है ना तुमको, कुछ अधिकार आपके फॉरेनर्स को भी हैं, विदेशियों को भी हैं। और इसमें के उदाहरण है जैसे कि शिक्षा का अधिकार 21A में। अब इसको कब ऐड किया गया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 202 में, क्लियर हुआ। अब मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं। अच्छा, इनका पहली बात तो लिखे कहाँ गए, ये 4A में लिखे गए हैं। अब 4A भाग 4 क्या था, भाग 4 था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इसको कहाँ रखा गया, 4A में। अब 4A में रखा गया तो ए जैसे ही लग गया, इट मीन्स ये बाद में ऐड हुए। बाद में कब ऐड हुए थे ये बताओ तुम, ये ऐड हुए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, ठीक है जी। उसके बाद देखो नेक्स्ट, ये 11 न्यायोचित हैं, मतलब नॉन जस्टिसेबल नेचर है, ये केवल नागरिकों के ऊपर ही लागू होते हैं। और इनका उदाहरण है कि आर्टिकल 51A से स्टार्ट के, जैसे एजुकेशन का अवसर प्रदान करना। यहाँ पे एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल राइट है, मतलब बच्चों का अधिकार है, वो फंडामेंटल राइट है। लेकिन यहाँ पे आपको देखो इसको ना इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये फंडामेंटल राइट बच्चों का इम्प्लीमेंट करने के लिए आपकी ड्यूटी होना बहुत ज़रूरी है। कि अब माँ बाप ही नहीं भेज रहे बच्चों को स्कूल, उसका भले ही फंडामेंटल राइट है, घर में बिठा के रखा है, तो क्या करना है ऐसे राइट का, लेकिन माँ बापों का कर्तव्य तो है, होना चाहिए। तो संविधान ने बोला यार कर्तव्य समझो अपना, कि अपने बच्चों को पढ़ाने भेजो एटलीस्ट, है ना जी। तो ये क्या है, ये आपके पास। अब देखो वही बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार जाकर के कुछ कुछ इसमें क्या किए, इसमें टिप्पणियाँ की हैं। उदाहरण के तौर पे बात करें तो एक केस आता है MC मेहता बनाम कमलनाथ केस, 2000 का केस है दोस्तों। इसमें पर्यावरण की रक्षा के और कर्तव्य पर जोर दिया गया, और जो आपके पास इको सेंसिटिव जोन होते हैं उनको नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को जुर्माना लगाने की बात की। देखो हमने बात की है ना कि हमको क्या करना, हमको प्रोटेक्ट करना है अपने एनवायरनमेंट्स को, अपने आसपास के वातावरण को प्रोटेक्ट करना, चाहे वन हो, चाहे आपके झीलें हों, चाहे आप वन्य जीव हों, तो हमारी ड्यूटी है। लेकिन जो नहीं कर रहा है उनका क्या, तो ये केस हुआ फिर उसके लिए MC मेहता केस। इस MC के मेहता बनाम कमलनाथ केस में क्या कहा गया कि जो इको सेंसिटिव जोन है, अगर कोई इंसान उसको नुकसान पहुंचा रहा है तो भाई पकड़ो उसको, ठीक है, उसकी ड्यूटी थी, नहीं निभाई तो उसको जुर्माना लगाओ। हम कानून के तहत बोलते हैं ये चीज़। देखो कुछ एक आपके पास जो ये क्या बोलते हैं इनको, क्या पढ़ रहे हैं हम, फंडामेंटल ड्यूटीज़ उनको इम्प्लीमेंट इस तरीके से भी करवाया जा सकता है। श्री रंगानाथ मिश्रा बनाम भारत संघ 2000 का केस है भाई, 2003 का। मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए सिफारिशों को लागू करने के लिए निर्देश दिए कि तो जानकारी है भाई लोगों तक पहुंचाओ, प्रसारित करो, उसको बताओ लोगों को कि ये आपकी ड्यूटीज़ हैं। क्लियर हुआ। तो कौन सा केस है, श्री रंगनाथ मिश्रा बनाम भारत संघ, ठीक है। नेक्स्ट केस आता है आपके पास रामलीला मैदान का। रामलीला मैदान की बात करें, ये घटना 2012 की है। आप सभी को पता है कि ये क्यों 2012 इतना इंपॉर्टेंट ईयर है, ठीक है। और उसके बाद सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और कानूनी आदेशों का पालन करने के कर्तव्य पर भी प्रकाश डाला जाए। मतलब ये दो कानून, ये जो बेसिकली कर्तव्य हैं, ये को भी मानना पड़ेगा लोगों को। नेक्स्ट वी हैव वर्मा समिति। अब देखो यार, बहुत से फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉन जस्टिसेबल इन इट। अगर वो कर्तव्यों का एनफोर्स करवानी पड़े अगर स्टेट को, स्टेट कैन नॉट एनफोर्स मैनी ऑफ दैम, ठीक है। तो स्टेट को लगा कि अगर मैं इनको कर्तव्यों को इम्प्लीमेंट ही नहीं करवा पा रही हूँ तो क्या फ़ायदा इन कर्तव्यों का देने का। तो उन्होंने एक कमेटी का गठन किया जिसको कहा जाता है वर्मा कमेटी 1998 की। वर्मा कमेटी 1998 की या 99 की। ये वर्मा कमेटी क्या बोलती है दोस्तों, कि ये उन कर्तव्यों का परिवर्तन था, एनफोर्समेंट पर जोर देना कि एनफोर्स करो भाई, इनको नहीं कर रहे तो दिखाओ इनको, थोड़ा करके बताना तुमको, ठीक है, कि आपको माननी पड़ेंगी बेसिकली बातें। तो समिति ने उन मौजूदा कानूनी प्रावधानों की पहचान की जो कुछ मौलिक कर्तव्यों को लागू करवाने में मदद करते हैं। तो इन्होंने बोला कि हमारे पास इन्होंने बोला ना, देखो हमको एनफोर्स तो नहीं करवा सकते, लेकिन क्या हमारे पास कोई ऐसे कानून पड़े हुए हैं जो कानून सेम बात कर रहे हैं, जैसे कि मौलिक कर्तव्य कर रहे हैं। अगर कानून सेम बात कर रहे होंगे तो अगर लोग कोई किसी लोग ने अगर क्या किया, किन्हीं लोगों ने अपना कर्तव्य नहीं पालन किया या उसके विरुद्ध चले गए, तो हमारे पास कानून तो है, तो हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के तहत उनको पनिश ना कर सकें। लेकिन वो कानून जो सेम बात कर रहा है उसके तहत इनको, इनके सर पे, पार्डन माई वर्ड्स, ठीक है, जुत्ती फेरेंगे इनके सर पे, उनको
ठीक है, तो क्या क्या था पहली बात तो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 का। ठीक है, इसमें अगर तुमने क्या किया, ये कानून क्या बोलता है कि भाई साहब ये नहीं करना है, अगर किया तो ये गैर कानूनी होगा। अब हो गया कानून सर के ऊपर आ गया, तो अब करके बताओ ये चीज़ें, करोगे तो कानून है तो फिरेगा फिर सर के ऊपर डंडा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अब हो रहा है कि दुर्लभ और जो ऐसे जानवर जो अपने पास एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, अब तुम जा करके बंदूक ले ली और उनके शिकार करने चले गए, उनको ही मार रहे हो तुम। भाई ऐसा नहीं कर सकते हो। आपके ऊपर क्या है, पहली बात तो तुम्हारा कर्तव्य था कि तुमने ऐसा नहीं करना है, कर्तव्य का वहन नहीं किया तो क्या हुआ, अब ये लॉ लागू हो जाएगा। ठीक है, वन्य जीव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 ये तो करेक्टली मना कर रहा भाई तुमको कि अगर ऐसा किया तो जेल भी करेंगे और फाइन भी लेंगे। क्लियर हुआ, तो नहीं करने भी ऐसा भी किया जा सकता है। वन संरक्षण अधिनियम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 का। ठीक है, इसमें वनों के और संसाधनों की रक्षा करनी, जाकर के पेड़ नहीं काटने लग जाना है। तो अब देखो की टेक अवे इस क्लास से तुमने क्या ली है कि मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति जी की सिफारिशों पे लागू किया गया। ठीक है, और ये नागरिकों के लिए नैतिक और नागरिक संहिता है। क्लियर हुआ, मॉरल एंड सिविल कोड्स हैं बेसिकली नागरिकों के लिए, गैर नॉन जस्टिसेबल है लेकिन राष्ट्र और समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है जी, नॉन जस्टिसेबल भले ही हों लेकिन भाई साहब नेशन के लिए और सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। देख लिया ना आपने, अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंटरी हैं। अगर अधिकार दिए जा रहे हैं आपको तो भाई साहब इतना भी रखो दिमाग में कि कुछ ड्यूटीज़ भी मिलेंगी, उनको भी वहन करना है। ऐसा नहीं कि अधिकार ही अधिकार एंजॉय करने हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, और एक लोकतांत्रिक संतुलन बनाते हैं। ठीक है जी, बनाते हैं। अब ये PYQ है, पॉज करो, इसको सॉल्व कर लो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो इसका एक PDF मिल जाएगी तुमको। चलिए इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का, वहाँ पे क्लिक करो और इसकी मैं तुमको एक 1 पेज जो नोट्स है ना, माइंड मैप दे दूँगा, वहाँ जा करके ले लेना उसको। ठीक है, वहाँ से रिवाइज़ कर लेना। और अगर नहीं समझ आए तो 1-2 बार वीडियो देखो और फिर सब नहीं समझ आए तो कमेंट कर देना, दोबारा पढ़ा देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।